मॉर्निंग क्लास 12। प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सो इन द डिफरेंट फील्ड्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज वेरी यूजफुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ऑफ BT that is Bacillus thuringiensis, which is act as an insecticidal protein. So crystal protein which is formed under the regulation of cryogenes. Okay, that's why it is called as crystal protein. It act as a crystal protein insecticidal properties. नेक्स्ट आज हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में सेकेंड फील्ड है हमारा मेडिसिन। ओके, सो मेडिसिन में इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए एंड जीन थेरेपी के फॉर्म में हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन इट इज वेरी यूजफुल फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। आपने देखा होगा जो डायबिटीज होती है, डायबिटीज मेलिटस डिसऑर्डर किसकी डेफिशिएंसी से है? इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है वो। सो इंसुलिन इट इज वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। 11th क्लास में जब हमने मेटाबॉलिज्म देखा था तब आपने देखा था कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको इंसुलिन कन्वर्ट करके रखता है ग्लाइकोजन में। So in the presence of insulin hormone, glucose converted into glycogen in the presence of insulin hormone. If this insulin hormone is deficient, so glucose is not converted into glycogen. What is the result? Glucose is increasing in blood level and the blood sugar level is rises. So normally 100 milligram of sugar in the 100 ml of blood ये नॉर्मल क्वांटिटी होता है, लेकिन जब ये बढ़ करके शुगर 200, 300, 400 ऐसा हो जाती है तो जो हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, दैट इज शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ गया। वो किसकी वजह से? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। सो प्रीवियसली क्या करते थे? इंसुलिन हार्मोन्स बनाने वाला, इंसुलिन जो हार्मोन है उसका बनाने वाला जीन्स कहाँ से लेते थे? किसी भी स्लॉटर्ड एनिमल से। सो स्लॉटर्ड एनिमल्स लाइक कैटल्स एंड पिग, वो इंसुलिन का इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल होता था। जब डायबिटिक पेशेंट उस इंसुलिन को यूज करता था जो कि किसी स्लॉटर्ड एनिमल से लिया हुआ है, सो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता था एंड दे आल्सो कॉजेज द साइड इफेक्ट्स। ओके, समटाइम फीवर एंड समटाइम एनी इन्फेक्शियस डिजीज इज आल्सो अकर। ओके, सो नेक्स्ट ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वी विल प्रिपेयर द ह्यूमन इंसुलिन। सो ह्यूमन इंसुलिन इज आल्सो कंसिडर्ड एज ह्यूमलिन। यदि ह्यूमन बींग्स के इंसुलिन बनाने वाले जीन्स से हम इंसुलिन बनाएं तो वो क्या बन जाता है? ह्यूमलिन। ओके, इसके ऊपर हम लोग ने इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट भी किया हुआ है। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम ह्यूमलिन प्रोडक्शन कर सकते हैं जो कि ज्यादा इफेक्टिव होगा और उससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सो बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इंसुलिन और ह्यूमलिन, we will understand what is the structure of insulin. Okay, so insulin it is a proteinous is nature. जो इंसुलिन है वो टोटली क्या है? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना हुआ है। A एंड B पॉलीपेप्टाइड चेन इसके पास है। ओके, और ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। Insulin protein is made up of A and B, two polypeptide chain which is bind with the help of disulfide bond or disulfide chain, or it is better it is disulfide bond. ठीक है, सो जब इसका प्रोडक्शन होता है तो वो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में होता है। सो प्रो इंसुलिन क्या हुआ? इट इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन, है ना। जहां भी प्रो वर्ड लगा होता है वो क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। जैसे प्रोरैनिन हमने पढ़ा था एंजाइम्स में। सो प्रोरैनिन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है, फिर वो बाद में एक्टिव फॉर्म रैनिन में कन्वर्ट होता है। सो व्हाट इज प्रो इंसुलिन? इट इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन। ठीक है, और जब वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में क्या होता है? एक सी पेप्टाइड, एक एक्स्ट्रा चेन होती है। सो यदि हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे? सपोज this is A polypeptide chain and this is C peptide and
दिस वन इज बी पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, सो ये हो गया ए पॉलीपेप्टाइड चेन, ये हो गया बी पॉलीपेप्टाइड चेन और ये हो गया इसका एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड। ठीक है, सो ए पॉलीपेप्टाइड चेन एंड बी पॉलीपेप्टाइड चेन और बीच में एक स्ट्रेच कौन सा है, सी पेप्टाइड। तो ऐसा स्ट्रक्चर यदि हम लोग देखेंगे तो क्या बन गया वो, प्रो इंसुलिन। यदि हमने इस सी पेप्टाइड को निकाल दिया तो केवल क्या बचा, ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड चेन बचा। ये क्या हो गया, एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन। तो जब इसका सिंथेसिस होता है तो वो कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, जब एक्टिव फॉर्म में आएगा तो जो सी पेप्टाइड है वो निकल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1983 में एक कंपनी था, ब्रिटिश अमेरिकन कंपनी था इली लिली। ठीक है, उस 1984 में एक ब्रिटिश अमेरिकन कंपनी था इली लिली, उस कंपनी ने आर्टिफिशियली इंसुलिन को बनाया। ठीक है, तो कैसे बनाया उन्होंने आर्टिफिशियली, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया जो कि हमारे इंसुलिन के ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड चेन के कॉम्प्लीमेंट्री थे और दोनों चेन को उन्होंने किससे बाइंड कर दिया, डाइसल्फाइड बॉन्ड से बाइंड किया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो दोनों आर्टिफिशियली पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है वो किसके इक्विवेलेंट है, एक्टिव इंसुलिन के इनएक्टिव के इक्विवेलेंट है। इसमें सी पेप्टाइड उन्होंने नहीं बनाया। तो इस तरह से सबसे पहला हमारा जो आर्टिफिशियल इंसुलिन का प्रोडक्शन हुआ इली लिली कंपनी के थ्रू हुआ, जिसमें उन्होंने 2 पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया जो कि इनके इक्विवेलेंट थे और उसमें सी पेप्टाइड नहीं था। सी पेप्टाइड नहीं था मतलब वो एक्टिव फॉर्म में था। ठीक है, अब हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाने के लिए सबसे पहले वो ह्यूमन बींग्स से हम जीन्स आइसोलेट करेंगे जो कि इंसुलिन बनाने वाला है। तो सपोज ये हमारा इंसुलिन बनाने वाला जीन्स हमने कहां से निकाल लिया, एलियन डीएनए और एलियन डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया आपका, जो भी इंसुलिन बनाने वाला जीन्स है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने इसको कट कर लिया और सेकंड हमने क्या लिया, कोई भी वेक्टर। सो वेक्टर आपने पढ़ा है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में प्लाज्मिड्स के थ्रू, और दोनों को आप लाइगेट कर दो। जब आपने दोनों को लाइगेट किया तो ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में ये ह्यूमन बींग्स का इंसुलिन बनाने वाला जीन्स है। अब आप इसको होस्ट में जब ट्रांसफर करेंगे तो होस्ट के जीनोम के साथ ये भी मल्टीप्लाई होता जाएगा, या हमने आपको बताया बायो रिएक्टर्स के थ्रू। जब बायो रिएक्टर्स में हम ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपना रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में डालेंगे तो प्रोसेस्ड होकर हमको क्या मिलेगा, वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। वही रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स क्या होगा, इंसुलिन या ह्यूमलिन, है ना, जो कि काफी इफेक्टिव है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देता। तो इस तरह से आजकल का जो डायबिटिक पेशेंट है वो जो इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है वो क्या है, एक्चुअली में ह्यूमन बींग्स के जीन्स से बना हुआ इंसुलिन है जो कि काफी इफेक्टिव होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हमेशा इंसुलिन का इंजेक्शन ही क्यों दिया जाता है, उसको हम ओरली क्यों नहीं लेते हैं टैबलेट्स के फॉर्म में। तो आपको पता है इंसुलिन क्या है, टोटली एक प्रोटीनियस मॉलिक्यूल है। यदि हमने उसको ओरली लिया, टैबलेट्स के फॉर्म में लिया, सो इट इज डाइजेस्टेड। वो डाइजेस्ट होकर के सिंपल अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसका रोल नहीं रह जाएगा। इसलिए उसको किस फॉर्म में लिया जाता है, इंजेक्शंस के फॉर्म में, ताकि डायरेक्टली ब्लड में वो एज इट इज जाए और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करे। So this is the first field of medicine in which the production of human insulin. Okay. Second हम देखेंगे gene therapy. So gene therapy, that is a disease which is cured by the defective deletion of defective genes. ठीक है, सो थेरेपी वर्ड हमने क्यों यूज किया यहाँ पर, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, है ना। हम उसको सर्जरी कर रहे हैं या एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं या इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं या रेडिएशन दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार की थेरेपी है। सो जीन थेरेपी क्या है, जिसमें हम डिफेक्टिव जीन्स को डिलीट करेंगे और हेल्दी जीन्स को इंसर्ट करेंगे। सो आपको पता है बहुत सारे डिजीजेस हमारे जेनेटिक होते हैं। इट में भी हीमोफीलिया, इट में भी सिकल सेल एनीमिया, इट में भी थैलेसीमिया, इट में भी फेनिलकीटोनुरिया। सो ये जो सारे हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उसको यदि हमको क्योर करना है तो कैसे कर सकते हैं, डिफेक्टिव जीन्स को डिलीट करके और हेल्दी जीन्स को इंसर्ट करके। तो जो हेल्दी जीन्स होगा उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक केस स्टडी हमको पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल
in 1990 a 4-year-old girl child, है ना, उसमें हमने इसको किया था एडिनोसिन डीअमीनेज डेफिशिएंसी के लिए, है ना। सो एडिनोसिन डीअमीनेज डेफिशिएंसी क्या है? इट इज अ एंजाइम which is responsible for immunity system. So year 1990 first time treatment was given into the 4-year-old girl child. So disorder क्या था? adenosine deaminase, that is ADA. So ये ADA deficiency क्या है? adenosine deaminase एक एंजाइम है जो कि हमारे लिम्फोसाइट सेल्स को या इम्यूनिटी सेल्स को मैच्योर करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो इस तरह से जब इम्यूनिटी सेल्स को ये एंजाइम नहीं मिलेगा तो लिम्फोसाइट सेल्स मैच्योर नहीं होंगे और इम्यूनिटी सिस्टम लॉस्ट होने लगेगा। जब इम्यूनिटी सिस्टम लॉस्ट होगा तो धीरे धीरे बहुत सारे डिफेक्टिव या इन्फेक्शियस डिजीजेस होंगे जिसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इस डिजीज में क्या क्या ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं? फर्स्ट ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, सो आपको पता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में क्या किया जाता है? किसी हेल्दी पर्सन का बोन मैरो, अब ये बोन मैरो कहाँ होता है? हमारे जो लॉन्ग बोन्स है, चाहे वो आपका ह्यूमरस हो या फीमर हो या हमारे वर्टिबल कॉलम के अंदर। सो वर्टिबल कॉलम के अंदर जो भरा हुआ बोन मैरो है या फिर हमारे लॉन्ग बोन्स, चाहे वो ह्यूमरस हो या फीमर हो, उस बोन के अंदर भरा हुआ जो फ्लूइड है जिसको हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो। उस बोन मैरो को हेल्दी पर्सन से हम कहाँ ट्रांसफर कर दें? उस पेशेंट में जो कि एडीए से सफर कर रहा है ना। तो ये एक ट्रीटमेंट हो गया बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। सेकेंड ट्रीटमेंट हम लेते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी। ये एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी क्या है? एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी दैट इज किसी हेल्दी पर्सन का एडिनोसिन डीअमीनेज एंजाइम निकाल करके उस पेशेंट में शिफ्ट करना या ट्रांसफर करना। सो एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी में हमने एक फंक्शनल या हेल्दी एडिनोसिन डीअमीनेज एंजाइम को किसी डोनर से उस पर्सन में या पेशेंट्स में ट्रांसफर किया, ठीक है। थर्ड है किसी पर्सन का लिम्फोसाइट सेल्स निकाल करके उसमें ये एंजाइम को या जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या है जो कि उस एंजाइम को बनाता है? एडीए, एडिनोसिन डीअमीनेज एंजाइम बनाने वाले कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को लिम्फोसाइट सेल्स में एंटर करवा के फिर उस लिम्फोसाइट को हम ट्रांसफ्यूज करें किसी पेशेंट में। अब तीनों ही टेक्निक में आप देखिए कि हमेशा ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पेन होता है वो डेफिनेट होता है। रेड ब्लड सेल्स का कितना होता है? 120 डेज। WBCs का कितना होता है? 7 डेज। ब्लड प्लेटलेट्स का कितना होता है? 6 to 7 डेज। सो ये जो सारे हमारे सेल्स हैं वो एक डेफिनेट लाइफ स्पेन के हैं जो कि एक पर्टिकुलर लाइफ स्पेन के बाद डेथ हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस हमको रिपीटेडली करना पड़ेगा, चाहे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी हो या लिम्फोसाइट में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इंसर्ट करके लगाना हो। तो ये सारी ही प्रोसेस हमारे पीरियोडिकली रिक्वायर्ड है। हम चाह रहे हैं परमानेंट क्योर। सो परमानेंट क्योर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जब वो पेशेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा, ठीक है, सो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हम क्या करें, जो हमारा एंजाइम एडिनोसिन डीअमीनेज बनाने वाला जीन्स है उस जीन्स को हम किसी वेक्टर से लाइगेट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके उस एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसको इंसर्ट करवा दें। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हमने जब वो जीन्स इंसर्ट कर दिया तो अब वो जीन्स ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस एडिनोसिन डीअमीनेज एंजाइम को बनाएगा जिसकी वजह से लिम्फोसाइट सेल्स का मैचुरेशन होगा और इम्यूनिटी सिस्टम अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो तीनों ट्रीटमेंट थे वो कैसे थे? टेम्पररी ट्रीटमेंट थे जो कि कंटिन्यूअस पीरियोडिकली रिक्वायर्ड थे। लेकिन ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब एडिनोसिन डीअमीनेज एंजाइम बनाने वाले जीन्स का कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स को हम इसमें एंटर करेंगे तो वो एक परमानेंट क्योर होगा, ठीक है। तो इस तरह से मेडिकल साइंस में हमने दो चीजें देखी, एक तो प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड सेकेंड इज द जीन थेरेपी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जीन थेरेपी में आपको ये तीनों टेम्पररी
मैथड्स याद रखना है और परमानेंट क्योर याद रखना है आपको। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही किसी फंक्शनल जीन्स को हमको इंसर्ट करवाना है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी।